प्यारे साथियों, यदि आप लोग भी क्लास 12th का फाइनल एग्जाम 2025 में देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और प्यारे साथियों, यदि आप लोग भी चाहते हो कि क्लास 12th में जो है ना 450 प्लस नंबर लाना या फिर टॉपर बनना, तो बिल्कुल आप लोग बन सकते हो प्यारे बच्चों। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। डेली आप लोगों का प्यारे बच्चों शाम में ना साइंस वाले बच्चों का, क्लास 12th का जो साइंस वाले बच्चे हैं उन लोगों का शाम में 7 बजे क्लास चलता है, और आर्ट्स वाले बच्चों का रात में जो है ना प्यारे बच्चों 8 बजे क्लास चलता है। तो आप लोग जरूर इस टाइम जुड़ा करें। इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। और आप लोगों का यदि जो है ना पीछे का क्लास छूट चुका है तो मैं बता दूंगा कैसे आप कवर कर पाओगे, और इसका पीडीएफ वगैरह कहाँ मिलेगा ये भी बताऊंगा बिल्कुल फ्री में। और मैं उससे पहले बता दूं प्यारे बच्चों, यदि आप लोग ग्रुप वगैरह ज्वाइन करना चाहते हो तो 98 355, ठीक है, 98 355 16 710 पर अपना प्यारे बच्चों क्या क्या लिख करके भेजोगे तो आप अपना नाम, ठीक है, दूसरा चीज जिला का नाम भेज दोगे, साथ में प्यारे बच्चों आपका क्लास 12th में कौन सा सब्जेक्ट है ये आप लिख करके भेजोगे तो मैं आपको बिल्कुल ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट से आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो देखेंगे प्यारे बच्चों, क्लास 12th में आपका हिंदी है। हिंदी में प्यारे बच्चों 11वां चैप्टर है। इससे पहले हमने 10 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिए थे, और मैं आपको बताऊंगा कैसे कवर कर पाओगे पीछे का, ठीक है, छूटा हुआ। तो चलिए 11वां चैप्टर आपका है प्यारे बच्चों के हंसते हुए मेरा अकेलापन। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों समझ लीजिए, हंसते हुए यहाँ पर पहले मैं इन सभी चीज़ों का मिटा देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों, हंसते हुए मेरा अकेलापन यानी कि कोई भी व्यक्ति है वो खुद अकेला में जो ना रह रहा है, लेकिन क्या कारण होगा ये सब कहने का अर्थ हो सकता है। बहुत सारा प्रश्न उठता है बट हम लोग पढ़ेंगे। देखिए हंसते हुए अकेलापन का लेखक कौन है, तो प्यारे बच्चों बिल्कुल याद रखिएगा मल्यज। ठीक है, मल्यज नाम है इनका डायरेक्ट और शॉर्ट में, और इनको कहा जाता है भरत जी श्रीवास्तव। ठीक है, याद रखिए मल्यज जो ना मल्यज भरत जी श्रीवास्तव, याद रखिएगा। चलिए लेखक हो गया। लेखक का जन्म कब हुआ है प्यारे बच्चों, तो लेखक का जन्म जो है ना वह है 1935 ईस्वी में। इनका निधन कब हुआ है लेखक का, तो बिल्कुल याद रखिएगा 26 अप्रैल 1982 ईस्वी में। अगले देखिए इनका जन्म स्थान कहाँ पर हुआ है, तो बिल्कुल महुई नाम का कोई प्रखंड या फिर गांव हो सकता है। आजमगढ़ नाम का जिला है, ठीक है, और उत्तर प्रदेश जो कि राज्य है, ठीक है, इसमें हुआ है इनका। आगे देखिएगा इनका मूल नाम क्या है। मूल नाम मतलब कि मैंने अभी बोला ना, यहाँ पर देखिए इनको शॉर्ट में डायरेक्ट ही मल्यज कहा जाता था, ठीक है, लेकिन इनका मूल नाम यानी कि जो डायरेक्ट वाला नाम था, मतलब कि डायरेक्ट होता है ना किसी का नाम किसी को शॉर्ट में बोला जाता है, और किसी का एक्चुअल नेम होता है रियल नेम। तो रियल नेम था इनका भरत जी श्रीवास्तव, याद रखिएगा। मूल नाम पूछेगा आपसे, पूछेगा मूल नेम तो याद रखिएगा भरत जी श्रीवास्तव। आगे देखिए माता जी का नाम जो था जो ना प्रभावती था, माता जी का नाम। आगे देखिए पिताजी का नेम था त्रिलोकीनाथ वर्मा, ठीक है, त्रिलोकीनाथ वर्मा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए इनका शिक्षा वगैरह क्या हुआ, शिक्षा कहाँ से किया, तो देखिएगा प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखा ना एम ए लिखा है, ठीक है, क्या लिखा है प्यारे बच्चों, ठीक है, देखिए यहाँ पर एम ए इन्होंने अंग्रेजी में क्या था, जो कि इलाहाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया उत्तर प्रदेश में। उसके बाद देखिएगा इन्होंने इनका विशेष क्या था, तो ये विशेष देखिए विशेष करके ये छात्र जीवन में जो ना 6 रोग से ग्रसित है, यानी 6 रोग इनको हुआ था, जो कि चमड़ी रोग एक होता है, काफ़ी खतरनाक रोग होता है। देखिएगा ऑपरेशन में एक फेफड़ा काट करके निकालना पड़ा था इनका, जब ये 6 लोग के कारण ग्रसित हुए थे तो हॉस्पिटल में इनका क्या ऑपरेशन के दौरान प्यारे बच्चों इनका एक फेफड़ा काट करके निकालना पड़ा था। शेष जीवन में दुर्बल स्वास्थ्य और जो ना बार बार जो ना अस्वस्थता के कारण जो ना दवाओं के सलाहें जीते थे, यानी कि इनका जीवन बहुत ही खराब था, मतलब कि दुर्बल थे, हमेशा कमजोर रहते थे, बार बार ये जो ना दवाई खा करके ही ये जी पा रहे थे, ऐसा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इनका ये जो है ना ये स्वभाव में जो ना अंतमुखी, उसके बाद गंभीर और एकांत प्रिय तथा मितभाषी थे, मतलब कि ये स्वभाव में बहुत ही क्या थे, अंतमुखी यानी कि बहुत ही प्रिय बोलते थे, गंभीर यानी किसी भी बात को बहुत गहरे तक सोचते थे, एकांत प्रिय यानी कि एकांत में रहना इनका पसंद था, अकेला रहना, साथ में देखिए मितभाषी यानी कि ये हमेशा मीठा बात बोलते थे। तो क्लियर आपका, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, आगे जो होगा यहाँ पर पॉइंट आगे है कि जो ना शमशेर बहादुर सिंह और विजय देव नारायण शाही से इनके जो ना इसके विशिष्ट संपर्क थे, याद रखिएगा किनसे किनसे, तो शमशेर बहादुर सिंह से और विजय देव नारायण शाही से इनका विशिष्ट यानी कि बहुत ही अच्छा फ्रेंड वगैरह होगा, तो इनका संपर्क था। आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, इन्होंने डायरी लेखन को जीवन जीने के जैसे अपना रखा था। इन्होंने ये डायरी डेली लिखते थे, यानी कि डायरी लिखना इनका डेली का काम था, अगर ये नहीं लिखते तो इनका जीवन नहीं चलता, ऐसा था। ठीक है, आगे बढ़ते आगे देखिएगा, ये 16 वर्ष की आयु में डायरी लिखना जो ना लेखन करने लगे थे तथा अपने जीवन के अंतिम काल तक डायरी लिखा, मतलब कि ये 16 वर्ष के जब हुए जस्ट उसके बाद इन्होंने डायरी लिखना शुरू कर दिया, और जब तक इनका मृत्यु नहीं हुआ तब तक ये लिखते ही रहे थे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पर प्यारे बच्चों
आगे जो बोला जा रहा है यह है कि इनके डायरी लेखन में यहाँ निजी जीवन की स्थितियों का वर्णन है, वहीं उस समय की जो ना उथल पुथल का भी चित्रण है। यानी कि इनके जीवन में जो भी घटता था ये अपने डायरी में निजी जीवन की स्थिति को लिखते थे, साथ में उस समय जो घटना वगैरह होता था आसपास में, और तो उन सभी को भी ये लिखते थे। आगे देखिए वृत्तियाँ क्या किया है, तो देखिए वृत्ति प्यारे बच्चों क्या है, तो देखिए कुछ दिनों तक इन्होंने मतलब कि कहाँ का पढ़ा है, इस बात की मतलब इन्होंने जॉब कहाँ कहाँ किया ये बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए वृत्ति यानी कि यही होता है कि काम करना। तो देखो कुछ दिनों तक इन्होंने केपी कॉलेज, प्यारे बच्चों केपी नाम का कॉलेज था, बिल्कुल याद रखिएगा, केपी कॉलेज इलाहाबाद में ये प्रधानाध्यापन यानी कि ये प्रधानाध्यापक मतलब पढ़ाए थे इन्होंने, कुछ दिनों तक टीचर रहे, ठीक है, यानी कि 1964। उसके बाद देखिए ये रहे, तो उसके बाद 1964 ईस्वी में ये क्या हुआ, कृषि मंत्रालय में ये काम किए, जो कि भारत सरकार की अंग्रेजी पत्रिकाओं के संपादकीय विभाग में भी नौकरी की। देखिए 1964 में ये ना कृषि मंत्रालय में काम किए। उसके बाद भारत सरकार के अंग्रेजी पत्रिका यानी कि भारत सरकार में क्या हुआ कि जैसे होता है दो व्यक्ति जैसे कि मान लो अमेरिका है प्यारे बच्चों, ठीक है, क्या है प्यारे बच्चों, अमेरिका, ठीक है, और भारत है। तो भारत में मान लो मोदी जी हैं, उनको बोलने के लिए नहीं आता इंग्लिश, तो दोनों के बीच में जो बातचीत होता था यानी कि जो भारत के प्रधानमंत्री बोलते थे, ये इनका काम क्या था कि इनका बोलना था, ये हिंदी में बोलते थे मोदी जी, तो ये उनको अंग्रेजी में बोलते थे, और अंग्रेजी में जो बोलते थे जो अमेरिका के प्रधानमंत्री, तो उनको उनकी बात को ये हिंदी में प्रधानमंत्री को बोलते थे, तो ये उनका काम था। आगे बढ़ते हैं, इसके आगे देखना कविता, इन्होंने कविताएं यानी कि कविता कौन कौन सी लिखी है, तो देखिए जख्म पर धूल जो कि 1971 में लिखा है, याद रखिएगा जख्म पर धूल लिखा है, अपने होने को जो ना अप्रकाशित करता हुआ, ये भी लिखे हैं, जो कि 1980 में 2 कविता इन्होंने लिखा था। आलोचना क्या क्या है प्यारे बच्चों, कविता से साक्षात्कार इन्होंने लिखा है, आलोचना नाम का होता है बहुत सारा जो ना कविताएं, तो इन्होंने लिखा है कविता से साक्षात्कार 1979 में। उसके बाद देखिए संवाद और एक जो ना एक एकालाप इन्होंने 1984 में लिखा। उसके बाद रामचंद्र शुक्र लिखे हैं ये 1987 ईस्वी में। आगे देखिए डायरी प्यारे बच्चों, 3 खंड यानी कि संपादक नामवर सिंह इन्होंने ही लिखा है, ठीक है, 3 खंड यानी कि संपादक नामवर सिंह की जो कविता है इन्होंने डायरी में लिखा था। आगे देखिए सन 1960 के आसपास मल्यज जो कि यही है प्यारे बच्चों, ठीक है, मल्यज का उदय एक कवि के रूप में, नहीं कि इन्हें कवि के रूप में जानने लगे थे सभी लोग। आगे बढ़ते, मल्यज एक आधुनिक कवि थे तथा आलोचक भी थे। नोट करके आपको लिखना है प्यारे बच्चों, हंसते हुए मेरा अकेलापन में मल्य जी की डायरी के कुछ अंश संकलित किए गए, यानी कि इस कविता में जो मल्य जी यानी कि जो लेखक है इस चैप्टर के, उनकी डायरी से प्यारे बच्चों कुछ कविता की लाइन वगैरह इसमें ली गई है। तो ये इंट्रोडक्शन यानी प्यारे बच्चों परिचय था, ये जो ना परिचय बिल्कुल आपका समाप्त हो गया। इसके बाद परिचय में आपको जानना नहीं होता है, हम जो पढ़ाते हैं प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल मैं आपको ना सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टोटल कंप्लीट चैप्टर वाइज करवाता हूँ, जैसे आप कोचिंग पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ाता हूँ, लेकिन कम समय में पूरा बेहतर, ठीक है। तो चलो यहाँ पर सारांश जाना 5 नंबर में पूछा जाता है, सारांश पढ़ोगे तो पूरा आपका इस चैप्टर का मतलब कि क्या क्या इस चैप्टर में सारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक डायरी मल्यज जो कि मल्यज लेखक है इसके, ठीक है, हंसते हुए मेरा अकेलापन का लेखक है मल्यज की एक उत्कृष्ट रचना है। मल्यज अत्यंत आत्मसजक किस्म के बौद्धिक व्यक्ति थे। डायरी लिखना मल्यज के लिए जीवन जीने के कार्य जैसा था। अभी मैंने बताया था ये डायरी मल्यज के समय की उथल पुथल और उनके निजी जीवन की जो ना तकलीफों और बेचैनियों के साथ एक गहरा रिश्ता बनाते हैं। उन्होंने डायरी में अपने जीवन के बारे में भी लिखते थे और उथल पुथल जो आसपास में कुछ घटता था परिघटना उसको भी। इस डायरी में एक जो ना औरत औसत भारतीय लेखक के परिवेश को हम उसकी समस्त जटिलताओं, ठीक है, जटिलताओं में देख सकते हैं, ठीक है। हंसते हुए मेरा अकेलापन पाठ्य पुस्तकों में प्रस्तुत डायरी के अंश की प्रथम डायरी में जो ना मल्यज ने प्रकृति एवं मानव के बीच संबंध स्थापित करने का भी प्रयास, यानी कि लोगों के बीच में बातचीत करने का तरीका भी इसमें बताया गया है। और उसके बाद देखिएगा जो ना मिलिट्री के जो ना छानबी में वृक्ष काटे जा रहे हैं। लेखक वृक्षों को एक जो ना गिरोह में उनकी एकात्मकता का संकेत देता है, मतलब कि वृक्ष वगैरह को काटने से बचाने के लिए भी इस डायरी में संकेत दिया गया। वृक्षों का चित्रण करते हुए मल्यज लिखते हैं कि वो जब बोलते हैं तब एक भाषा में गाते हुए, यानी कि मल्यज जी जो है कविता जो लिखे ये जब कविता मतलब लिखते हैं डायरी
में कुछ भी, तो वो जिस प्रकार से लिखते हैं लगता है कि वो गा रहे हैं, यानी कि गीत गा रहे हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, क्या गीत भी गा रहे हैं। तब तक एक भाषा में रोटे मतलब तब एक भाषा में रोटे हैं, मतलब ये रोटे हुए भी मतलब दिखाया गया है इस डायरी में, तब भी एक भाषा में है, ठीक है। लेखक ने जाड़े के मौसम में घने कुहड़ो जो ना कूड़ो यानी कि घने जो होता है ना कुहेसा वगैरह से दिखता कुछ नहीं, उसका अर्थ बुलाया, यानी कि कूड़ो का सजीव चित्र अपनी डायरी में प्रस्तुत किया है। साथ ही ऐसे ठंड मौसम में भी कलाकार के हृदय में आग है। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों आगे समझिएगा, लेकिन उसका दिमाग ठंडा है। डायरी में लिखा है, एक कलाकार के लिए यह निहायत जरूरी है कि उसमें आग हो और वह खुद को ठंडा करे, ठीक है। उसके बाद देखिए, दूसरे दिन की डायरी में लेखक ने मनुष्य के जीवन की तुलना खेती के फसलों की से की है। मनुष्य का जीवन फसल के समान बढ़ता है, एक पकता है, कटता है, उसके बाद क्या होता है, दिखाई देता है, ऐसा होता है, ठीक है। मतलब कि जब व्यक्ति का जन्म होता है, जीवन में धीरे धीरे वो अपने अपने एज के अकॉर्डिंग यानी कि प्यारे बच्चों उम्र के अकॉर्डिंग ढलते जाता है, वो सारा चीज दिखता है, ठीक है, वही बोला गया। तीसरे दिन की डायरी जो है, तीसरे दिन की डायरी में लेखक ने चिट्ठी की उम्मीद में और चिट्ठी नहीं आने पर अपनी जो ना मनोदशा का भी वर्णन किया है। देखो पॉइंट वाइज बोल रहा हूँ, 2-3 दिन की बात हुई है, ठीक है। उसके बाद देखिए, चिट्ठी नहीं आने पर एक अजीब सी बेचैनी मन में आती है। उसके बाद चौथी दिन की जो डायरी में लेखक जो ना बलभद्र ठाकुर नामक एक लेखक का चित्रण किया है, ठीक है, और बताने का प्रयास किया है कि एक लेखक कितना सरल और जो ना मिलनसार होता है। अपनी रचनाओं पर लेखक को गर्व होता है। उसका सहज जीवन इस डायरी में प्रस्तुत किया गया है। आगे देखिए, कौन सी जो ना कोनासी, ठीक है, कोनासी में कुछ दिनों तक, कोनासी नाम का कोई जगह होगा, ठीक, कोनासी नाम में कुछ दिनों तक लेखक का जो ना प्रवास जो ना प्रवास यानी कि रहने का उनका बड़ा ही आनंददायक जीवन रहा था, बीता था, ठीक है। तो देखिए उसके बाद 2 शिक्षकों का चित्रण उनके सहज और सामाजिक स्वभाव को दिखाया गया है। पांचवी डायरी में जो लिखे प्यारे बच्चों, पांचवी डायरी में भी लेखक ने कोनासी यानी कि कोनासी नाम का जगह है जहाँ घूमने गए थे, प्राकृतिक एवं शांत वातावरण का चित्रण किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखिए छठा दिन जो डायरी था, छठी में मल्यज ने एक सेब बेचने वाली किशोरी यानी कि महिला का चित्रण बड़ी ही जो ना कुशलता पूर्वक किया है। किशोरी इतनी भोली थी कि सेब बेचने में उसका भोलापन जो ना परिचित होता है। तो देखिए सातवीं जो दिन था जो सातवीं डायरी में मल्यज यानी कि यथार्थवादी दिखाई देते हैं। उनके अनुसार मनुष्य यथार्थ को रचता भी है और यथार्थ में जीता है, यानी कि जो चीज़ बनाता है मनुष्य वो चीज़ को उसी चीज़ में जीता भी है। उनके अनुसार रचा हुआ यथार्थ भोगे यानी कि भोगे हुए यानी कि यथार्थ कर सकते हो कि अलग से बाल बच्चे को जन्म देते हैं तथा क्या तो वो सांसारिक वस्तुओं का भोग करते हैं। मल्यज ने लिखा है, देखिए आगे देखिए प्यारे बच्चों, मल्यज ने लिखा है, हर आदमी उस संसार को रचता है जिससे वह जीता है और भोगता है। कहने का अर्थ होगा कि आप लोग अभी पढ़ रहे हो ना, यानी कि अपने मम्मी पापा से ही आप लोग जी रहे हो ना, तो वही आपके क्या हो गए संसार हो गए। देखिए आदमी के होने की शर्त या जो ना रचता जाता है, भोगा जाता संसार ही है, ठीक है। उनके अनुसार रचने और भोगने का रिश्ता जो ना द्वंद्वात्मक रिश्ता है। 8वीं डायरी में लेखक ने शब्द एवं अर्थ के बीच निकटता का वर्णन किया है। लेखक का कहना है कि शब्द अधिक होने पर अर्थ कमने लगता है, यानी ज़्यादा जो ना शब्द होगा तो अर्थ क्या होगा, कमने लगेगा। उसके बाद देखिए, और अर्थ की अधिकता में शब्दों की कमी होने लगेगी, यानी कि अर्थ अगर ज़्यादा होगा तो शब्द की कमी होने लगेगी, ठीक है। उसके बाद देखिए अर्थात शब्द अर्थ में बदलने लगेगा, यानी शब्द जो है अर्थ में बदलेगा, यानी कि ज़्यादा शब्द बोलोगे तो वो सभी कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा तो वो अर्थ में बदलने लगेगा, यानी वो सोचने लगेगा, ठीक है। वह देखिए 9वीं डायरी यानी कि 9वां जो डायरी लिखे प्यारे बच्चों, लेखक के अनुसार सुरक्षा पर अपना विचार व्यक्त किया गया है। व्यक्ति की सुरक्षा रोशनी में हो सकती है, अंधेरे में नहीं। अंधेरे में सिर्फ छिपा जा सकता है, सुरक्षा तो चुनौती को झेलने में ही होता है। बिल्कुल सही बात बोली गई, ठीक है। चलिए आप लोग भी बताना कि आप
आपके जीवन में भी कष्ट वगैरह होता है, आप उसको सह पाते हुए, ठीक है। तो देखिए बचाने में नहीं, अतः जो ना आक्रामक व्यक्ति ही अपनी सुरक्षा कर सकता है, बचाव करने में व्यक्ति असुरक्षित जो ना असुरक्षित होता है। आगे देखिए 10वीं डायरी में लेखक ने रचना और दस्तावेज में भेद एवं जो ना दोनों में पारस्परिक संबंध की चर्चा की है। लेखक के अनुसार दस्तावेज रचना का कच्चा माल है, ठीक है। उसके बाद दस्तावेज जो कि प्यारे बच्चों होता है ना, बहुत सारा फाइल वगैरह, उसको कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए दस्तावेज रचना रूपी करेंसी के वास्तविक मूल्य प्रदान करने वाला मूलधन होता है। 11वीं डायरी में जो ना लेखक मन में पैदा होने वाले डर का वर्णन किया है। लेखक अपने को भीतर से डरा हुआ जो ना व्यक्ति मानता है, मन का हर तनाव पैदा करता है। आगे देखिए प्यारे बच्चों, आगे जो होगा संचय पैदा करता है, यानी कि खुद के अंदर जो है ना बहुत सारा प्रश्न उठाता है, दुख में है। किसी भी प्रतीक्षा की घड़ी बीत जाने पर मन में डर पैदा होता है। डर कई प्रकार के होते हैं। मनुष्य जैसे जैसे जीवन रूपी समस्याओं में घिरता जाता है, उसके मन में डर की मात्रा बढ़ती जाती है। यानी कि बहुत सारे प्रश्न होगा कि डर लगता है किसी से, किसी भी चीज़ को सोचते अगर आप सोचेंगे तो डर आपके अंदर पैदा होता है। उसके बाद देखिए अंतिम डायरी में लेखक ने जीवन में तनाव प्रभाव का वर्णन किया है। मनुष्य जीवन में संघर्षों का सामना करते हैं, समय तनाव से भरा रहता है। इस प्रकार प्रस्तुत डायरी के अंश में मल्यज ने अपने जीवन के संघर्षों एवं दुखों की जो ना इशारा करते हुए मानव जीवन में पाए जाने वाली सहज समस्याओं का भी चित्रण प्रस्तुत किया है। व्यक्ति के क्या दायित्व और अपने दायित्वों के प्रति कैसा लगाव, कैसी जो ना सहिष्णुता होनी चाहिए, यानी कि खुद को संभालने का प्रॉपर आइडिया होना चाहिए। ये सारे भाव प्रस्तुत डायरी में स्पष्ट रूप से चित्रित की गई है। तो ये 5 नंबर का सारांश था, चैप्टर के अकॉर्डिंग मैंने बता दिया। अब देखो इसी टाइप से प्रश्न जो भी मैंने बताया, अगर आपने सुना होगा इसी तरीके से, तो बिल्कुल आपको ये सारा प्रश्न आ जाएगा। देखो प्रश्न जो हम लोग करेंगे, ये हम लोग 2 नंबर से लेकर के 5 नंबर के जो भी बीच में प्रश्नों का सारा करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि डायरी क्या है, ठीक है। उत्तर होगा डायरी किसी साहित्यकार या व्यक्ति द्वारा लिखित उसके महत्वपूर्ण दैनिक अनुभवों का ब्यौरा है, जिसे वह बड़ी सच्चाई के साथ लिखता है। यानी कि आप लोग डायरी अगर लिखोगे प्यारे बच्चों, कभी ये डायरी लिखना होता है अपने जीवन के बारे में। जैसे आपने सुबह उठा, आपने सुबह से लेकर के शाम के बीच में प्यारे बच्चों, शाम यानी कह सकते हो डायरेक्ट कह लो ना, रात तक आपने क्या किया, सोने से 1 घंटा पहले, इस बीच में आपने पूरे दिन में क्या किया, इसको अगर आप लिखोगे अपने जीवन के बारे में सोच करके, तो बिल्कुल सही लिखोगे, अनुभव को लिखोगे, वही होता है डायरी। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बनता है कि डायरी का लिखना जो ना लिखा जाना क्यों मुश्किल है। तो बिल्कुल देखो, डायरी का लिखा जाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि इसमें सभी बातों को पूरी सच्चाई के साथ लिखना पड़ता है कि आपने गलत किया, सही का सारा चीज लिखना पड़ता है। इसमें सभी घटनाओं को सही रूप से वर्णित करना होता है। साथ ही साथ डायरी में शब्दों और अर्थों का में जो ना उदासीनता कम रहती है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है कि किस तारीख की डायरी आपको सबसे प्रभावशाली लगी और क्यों, इसमें, ठीक है। तो बिल्कुल हमने पढ़ा तो क्वेश्चन चैप्टर, हमें 25 जुलाई 80 की डायरी सबसे ज़्यादा प्रभाव होगी, क्योंकि जो ना इस अंश में लेखक ने अपनी कुछ कमियों को जो ना खुशीपूर्वक स्वीकार किया है। लेखक ने अपने अंदर की डर को बताया है। लेखक कहते हैं कि इस डर की वजह से कितने घंटे तक मैंने तनाव गुजारे हैं। तो इस प्रकार से होगा। इसी में प्यारे बच्चों, इसी का और भी आंसर आप लिख सकते हो। ये जो मैंने बताया इसी का आंसर और भी आप 8वां में लिख सकते हो, ठीक है। 30 अगस्त 1936 की डायरी सभी प्रभावी है, क्योंकि इसमें लेखक और 7-8 साल की लड़की द्वारा सेब बेचने की स्थिति का वर्णन किया गया जो कि भावनात्मक था। आगे बढ़ते, आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, डायरी के इन अंशों में मल्यज की गहरी संवेदना घुली है, इसे प्रमाणित करें। तो उत्तर होगा डायरी के इन अंशों में मल्यज की गहरी संवेदना घुली हुई है। लेखक पाठ के शुरू में ही हरे भरे पेड़ों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हैं। वह प्रकृति और जो ना प्रति भी गहरी संवेदना प्रकट करते हैं। इसलिए खेतों के फसलों उसकी चिट्ठी नहीं आती तो वह बहुत दुखी हो जाता है। जब वे किसी से मिलते हैं तो उसे जो ना अपनत्व यानी कि अपना की भावनाओं से घेर लेती है। जब वह छोटी सी उम्र की लड़की सेब बेचते हुए देखता है तो उसे पीड़ा होता है। लेखक को, मल्यज जी को अनुभव होता है। इतना ही नहीं, लेखक
अपने अंदर के डर को भी वो जो ना व्यक्त करते होता है ना, आप लोगों को डर लगता है कि पता नहीं हम लोग पढ़ाई करेंगे आगे क्या होगा नहीं होगा, कोई कष्ट होता है, रुपया की दिक्कत होती है, घर में कोई परेशानी आता है तो आप लोग डर जाते हैं आगे क्या होगा नहीं होगा। तो ये सब नहीं सोचना है, हिम्मत से कैसे उसको ठीक किया जा सकता है इस पर आपको काम करना चाहिए, वही करने का। देखो व्याख्या के बारे में मैंने बोला, आपको क्वेश्चन पेपर जब मिलता है बोर्ड एग्जाम में जाते हो प्यारे बच्चों, तो लास्ट में 6 नंबर वाला क्वेश्चन मिलता है, व्याख्या करने वाला शब्द दिया जाता है, जिस प्रकार से यहाँ तक अभी देखो ये शब्द दिया गया ना, देखो ये शब्द दिया गया तो इसका अर्थ आपको बताना होता है, ठीक है। तो बिल्कुल हम वही भी करेंगे, जो भी होगा सारा क्वेश्चन हमने पीछे भी किया था, आगे हम करते हैं। देखो यहाँ पर पहला दिया है कि आदमी यानी कि यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है। तो बता इसका अर्थ क्या हुआ इस लाइन का, ठीक है, इस लाइन का। तो उत्तर होगा प्रस्तुत पंक्ति मल्यज द्वारा रचित पाठ हंसते हुए मेरा अकेलापन से लिया गया है। इस लेखक इस पंक्ति में के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि मनुष्य केवल यानी कि यथार्थ जो ना यथार्थ को जीता है, यानी कि अभी को जीता है, जो कि आज अभी हम लोग जैसे आप लोग अभी पढ़ रहे हो अभी को जी रहे हो, ठीक है, बल्कि उसे रचता भी है, यानी कि अभी आप पढ़ोगे तो यही आपका बोर्ड एग्जाम जो 2025 में मान लो प्यारे बच्चों होगा, अगर आप लोग अभी सही से सुन लोगे, इसको नोट कर लोगे कॉपी में और एक दो बार रिवीजन कर लोगे, तो आप 2025 में अगर अच्छे तरीके से एग्जाम दोगे, अगर आपका तैयारी बेस्ट होगा, आपने सही से पढ़ा है, तो बिल्कुल आप टॉपर भी बन सकते हो, या फिर प्यारे बच्चों 450 प्लस स्कोर आएगा। ये बात है ना, तो वही करने का तो यथार्थ हमें अपने आसपास के संसार की रचना स्वयं ही करनी पड़ती है, ठीक है, कहने का तो। आगे देखिए पॉइंट दूसरा लाइन है कि लेखक के अनुसार सुरक्षा कहाँ है, वह डायरी को किस रूप में देखना चाहते हैं। तो इस पंक्ति का अर्थ होगा कि लेखक के अनुसार सुरक्षा सूरज की रोशनी में है, सुरक्षा चुनौती को झेलने में है, और लड़ने में है, पसीने जो ना पीसने और कटने में है। वह डायरी अपने सभी अनुभवों के रूप में देखना चाहता है, वह चाहता है कि उसके सभी अनुभव डायरी में व्यक्त हो सके, इसलिए कभी कभी वह कविता के शैली में डायरी लिखता है, ठीक है। आगे देखना, आगे एक और यहाँ पर दिया गया है अर्थ स्पष्ट करे, ये आपका लाइन है प्यारे बच्चों, ठीक है। देखो लाइन है कि एक कलाकार के लिए यह जो ना निहायत जरूरी है कि उसमें आग हो, क्या हो, आग हो, और वह खुद ठंडा हो। तो देखिए इसका अर्थ होगा, लेखक का कहना है कि एक कलाकार के लिए बहुत जरूरी है कि उसमें आग हो, अर्थात यानी कि कहने का अर्थ हो गया वह अपने काम के प्रति क्या हो, पूर्णतः संवेदनशील, यानी काम को करने के लिए वो कुछ भी करे, काम को जरूर करे, यानी कि उसके अंदर एक आग जल होनी चाहिए, यानी कि खुद के अंदर विश्वास होना चाहिए, चाहे उसका व्यक्तित्व ठंडा ही क्यों ना हो, ठीक है। ठंडा का अर्थ हो जाता है कि उसके पास कोई रीजन हो या ना हो, जैसे कि मान लो पढ़ रहे हो आप लोग भी चाहते हो ना कि हम लोग 2025 में क्या करें, कम से कम ना 400 प्लस स्कोर कर ले, कम से कम, हम कम ही बोले, बहुत बच्चों का सपना ये ऑलमोस्ट होता है, कम से कम 90% बच्चों का, लेकिन आप किसके लिए कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, तो इस कारण से बहुत बच्चे कम नंबर लाते हैं, लेकिन किसी किसी के अंदर में भावना होता है तो करते हैं, तो वही कहने का अर्थ इसमें यह समझाया गया। चलो तो ये सब्जेक्टिव प्रश्न वगैरह आपका ऑलमोस्ट प्यारे बच्चों समाप्त हो गया। अब हम लोग सारे ऑब्जेक्टिव को कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा यानी कि लेखन प्रकार की रचना है, यानी कि विधा इसकी क्या है, तो बिल्कुल याद रखिए प्यारे बच्चों, ये आपका डायरी सही जो ना साहित्य होगी। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया मल्यज का मूल नाम बताइए, तो जो ना भरत जी श्रीवास्तव। 3 नंबर क्वेश्चन है, मल्यज का जन्म कहाँ हुआ है, तो बिल्कुल हमुई नाम का गाँव होगा, आजमगढ़ जिला है, उत्तर प्रदेश में हुआ। अगली क्वेश्चन कि मल्यज की कृतियों के नाम बताइए, तो हमने देखा था कौन कौन सा प्यारे बच्चों था, जख्म पर धूल, अपने होने को जो ना अप्रकाशित करता हुआ, साथ में हंसते हुए मेरा अकेलापन। तो उसके बाद देखिए कविता से जो ना आगे देखिए आगे होगा कविता से साक्षात्कार, संवाद, और जो ना एकालाप, और रामचंद्र शुक्ल, ये सब था, तो उपयुक्त शब्द होगा। ये मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन में बताया था, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपको याद होगा, ठीक है। आगे बढ़ते 5 नंबर क्वेश्चन है, किसने लिखा है एक कलाकार के लिए या जो ना यह निर्यात जरूरी है कि उसमें क्या हो, आग हो, वह खुद को ठंडा करे, तो इसका उत्तर होगा मल्य जी ने ये लिखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन है कि किस पाठ में आया है कि आदमी यानी कि यथार्थ को यानी कि अभी यथार्थ को ही जीता है, यथार्थ को ही रचता है, यानी कि अभी को जीता अभी को रचता है। तो बिल्कुल ये जो ना हंसते हुए मेरा अकेलापन जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी इसमें लिखा गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है, मल्यज के डायली लेखन कैसा था, तो बिल्कुल जो ना दहकता हुआ जंगल के जैसा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है, मल्यज के माता पिता का नाम बताए, तो माता का नाम प्रभावती देवी था और उनके पिताजी का नाम त्रिलोकीनाथ वर्मा था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर है कि मल्यज ने किस विषय में जो ना प्यारे बच्चों एमए किया है, ठीक है, किस विषय में एमए, तो बिल्कुल अंग्रेजी में। अगली क्वेश्चन है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, तो मल्यज जी हैं, ठीक है। आगे बढ़ते अगली क्वेश्चन 11 नंबर है, सुरक्षा कहाँ हो सकती है, तो बिल्कुल चुनौती झेलने में हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, रचने और भोगने की रिश्ता कैसा होता है, तो ये द्वंदात्मक, ये सब हमने देखा था। इसके आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन है, हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है, यह कथन किसका है, तो मल्यज जी का कहना है। क्वेश्चन नंबर 14 है,
अर्थात इस लेन देन का नाम ही संसार है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई? तो मल्य जी के द्वारा। आगे बढ़ते क्वेश्चन बन रहा है कि जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना? तो मल्य जी का। तो प्यारे बच्चों ये चैप्टर बिल्कुल आपका समाप्त हो चुका है, ठीक है। और प्यारे बच्चों टाइम मैंने पहले ही बता दिया, आपको ग्रुप वगैरह ज्वाइन कैसे करना है। तो देखो प्यारे बच्चों आप 98 355, ठीक है, 98 355 16 710 पर अपना नेम, जिला का नाम, क्लास 12 सब्जेक्ट भेज दोगे तो मैं ऐड कर दूंगा। अब चलो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप इसका पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करोगे और कहाँ से आप जो छूटा है क्लास वो कंप्लीट करो। तो देखो प्यारे बच्चों अगर आपका जो है ना क्लास वगैरह छूट चुका है, ठीक है, क्लास वगैरह छूट चुका है तो कैसे करोगे कवर? सबसे पहले तो चैनल पे आ जाना, जिस चैनल पे वीडियो देखो आ जाना। इस पे आपको देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर ना होम मिलेगा, वीडियो, शॉर्ट, लाइव, प्लेयर लिस्ट, कम्युनिटी। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हम ना प्लेयर लिस्ट सारा बना दिए, तो प्लेयर लिस्ट में आ जाना, ठीक है। इसमें आप क्लिक कर लेना। क्लिक करके प्यारे बच्चों यहाँ पर देखो इस चैनल पर 10th का भी क्लास होता है, तो सारा में फाउंडेशन बैच है, तो 10th पर नहीं क्लिक करना है। जिनका 10th नहीं है सिर्फ 12th वाले, जिनका मान लो पॉलिटिकल साइंस का क्लास होता है तो यहाँ से कवर करना। और साइंस का भी है प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं कि साइंस का भी क्लास चलता है, केमिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, जो भी होगा ना आप अपने अकॉर्डिंग प्लेयर लिस्ट बना हुआ है, इसमें सारा वीडियो मिलेगा। बायोलॉजी, हिस्ट्री, फिजिक्स जो भी है ना प्यारे बच्चों आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देखना। इंग्लिश का, हिंदी का, हिंदी में देखो आपका सारा का सारा इस पर जैसे क्लिक करोगे फाउंडेशन बैच है तो देखो इसमें सारा चैप्टर वाइज आपको मिलेगा। चैप्टर 1, चैप्टर 2, 3, 4, 5 मतलब ऑलमोस्ट आपका सारा चैप्टर इसमें डाला गया है, तो आप आकर के यहाँ से कंप्लीट कर लेना, ठीक है। और नोट्स कहाँ मिलेगा वो भी जान लेते हैं फटाफट। तो प्यारे बच्चों नोट्स के लिए ना आप सबसे पहले यूट्यूब क्या करना, गूगल को ओपन करना, सर्च बार का आइकन देखने को मिलेगा, इस पर आप लोग मिठुन स्टडी सेंटर आकर के ना सर्च कर लेना। देखो मिठुन स्टडी सेंटर सर्च करोगे फर्स्ट में आपके सामने मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट आएगा, इस पर क्लिक कर लेना। आप क्लिक करोगे ये इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना, नीचे आना, इस प्रकार से आओगे क्लास 12th का सेशन मिलेगा। देखो हिस्ट्री का चैप्टर 1 का डाला गया है, हिंदी का चैप्टर 2, चैप्टर 1 का, और जस्ट इसी में सारा का सारा अपलोड होगा। व्यू मोड पे आप क्लिक करके सारा का सारा डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।